नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे आर्टिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी न्यूज़ में है। अलास्का नाम का एक स्टेट है यूएसए का, उसके बारे में आपने सुना ही होगा। बहुत सारी मूवीज़ अगर आपने हॉलीवुड में देखी है तो वहाँ पे अलास्का वगैरह दिखाया जाता है। उसके अंदर है एक आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, और इस आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज के अंदर है एक एरिया जिसका नाम है द 1002 एरिया। तो यहाँ पे दोस्तों एक कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है जो कि है आर्कटिक रिफ्यूज ड्रिलिंग कंट्रोवर्सी। और ये कंट्रोवर्सी क्यों निकल के आ रही है? क्योंकि हमारे ट्रंप साहब वो इज्जत से इलेक्शन हारने के बाद चुपचाप वापस जाना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं वो ऐसे आप कह सकते हो कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशंस लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके थ्रू वो लगातार न्यूज़ में रहें। और ये आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज एक ऐसी ही कोशिश है किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेप है ये बहुत लॉन्ग टर्म में काम आने वाला है नहीं, क्योंकि आर्कटिक रिफ्यूज को बचाने के लिए जब अगले ही महीने जो बाइडन पावर में आएंगे, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस लेजिस्लेशन को पास करा भी देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के पास कराने के बाद जो बाइडन इसको निगेट कर देंगे। तो ये आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज क्या है और इसके अंदर ये जो 1002 एरिया क्या है, अगर आप इसकी बात करो दोस्तों तो एक बार नक्शा देख लीजिए। ये पूरा का पूरा जो हरे में आपको नक्शा नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, ये है आपका यूएसए। अभी यूएसए में अगर आप अलास्का स्टेट की बात करिए तो अलास्का स्टेट भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बेसिकली दिस इज आपका अलास्का स्टेट। लेट मी शो इट विद सम डिफरेंट कलर। दिस इज हेयर अलास्का स्टेट। अभी भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो यस, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे अलास्का स्टेट। अलास्का स्टेट का यहाँ पे जूम इन मैप नज़र आ रहा है। अब इधर देखिए, नेशनल आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, ये दिख रहा है इस कलर से। तो ये है आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज। इसके ऊपर एक छोटा सा ये जो डॉटेड एरिया नज़र आ रहा है ना आपको, एरिया 1002, ये है आपका एरिया 1002 जहाँ पे मैंने अभी कर्सर घुमाया है। ओके, तो ये एरिया 1002 क्या है फ्रेंड्स? देखिए, पहले बात तो न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने थर्सडे को अनाउंस किया है कि भैया ये जो आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज है ना, इसके अंदर ये जो 1002 एरिया है ना, यहाँ पे ड्रिलिंग राइट्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे ऑक्शन किया जाएगा और कुछ कंपनीज को ये राइट्स दिया जाएगा कि भैया इस जगह पे जाके जो भी तेल वगैरह है उसका खनन कर सकते हो, आप तेल वगैरह यहाँ से निकाल सकते हो। तो ऑक्शन करने की परमिशन दी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जल्दी ही प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन ऑफिस लेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते जितना नुकसान कर सके उतना नुकसान करने वाले हैं। ये जो सेल है, ये जो ऑक्शन है, ऐसा बोला जा रहा है 6 जनवरी को होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस 1002 एरिया की बात करिए या फिर ओवरऑल इस आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज की बात करिए, दसों सालों से, डेकेड्स से ये बैटल चल रहा है कि इस कोस्टल प्लेन में किसी भी प्रकार की ड्रिलिंग ना हो। तो अगर मान लीजिए इस ड्रिलिंग का ऑप्शन कराते भी हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो कहीं ना कहीं इस ड्रिलिंग के अगेंस्ट जो अपोनेंट्स हैं वो इसको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अपने जाने से पहले एग्रेसिव टाइमलाइन के थ्रू इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा देना चाहते हैं, जो कि इम्प्लीमेंट कराना इतना मुश्किल होगा नहीं। तो ये जो आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज है ये नॉर्थ ईस्टर्न अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स में। ऑब्वियस बात है, अगर ये आपको अलास्का नज़र आ रहा है तो इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये है। तो यहाँ पे ये है आपका क्या, ये है आपका आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, और इतना जो इलाका है ये है क्या, आपका एरिया 1002। ठीक है, जो टोटल इलाका है आपका किसका, आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज का, वो है 1 करोड़ 92 लाख एकर्स। अलास्का के नॉर्थ स्लोप रीजन में है। देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा है ये सेकंड नंबर के डेल्टा का यूकॉन डेल्टा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बताइए यूकॉन डेल्टा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस कंट्री में है, नीचे कमेंट बॉक्स में। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज है कौन सा? आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज। बहुत तरीके की स्पेशीज हैं यहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जैसे पोलर बियर्स, ग्रिजली बियर्स, ब्लैक बियर्स, मूस, कैरिबो, वोल्व्स, ईगल्स, लिंक्स, वॉल्वरीन, मार्टिन, बीवर, माइग्रेटरी बर्ड्स, ये सब यहाँ पे आए जाते हैं। और इस इलाके में यूएसए के पास ऑयल राइट्स हैं 1002 एरिया के, यानी कोस्टल प्लेन्स हैं जो आपके 1002 एरिया के हैं, वहाँ पे इनके पास ड्रिलिंग राइट्स हैं। 1002 एरिया क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जल्दी से इस 1002 एरिया को ऑप्शन करके बेच के निकलना चाहते हैं। ओवरऑल कितना एरिया यहाँ पे आ गया? 19 मिलियन, यानी लगभग 1 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 92 लाख। अगर आप इस लैंड की बात करें तो इसके नॉर्थ में है ब्यूफोर्ट सी। यहाँ देखिए, इसके नॉर्थ में है आपका ब्यूफोर्ट सी। ठीक है, फिर अगर बात की जाए तो इसके साउथ में आती है ब्रुक्स रेंज, और वेस्ट में आता है प्रूधो बे। तो ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है ना इतना, यहाँ पे ये एक्चुअली आपका प्रूधो बे है। ठीक है,
सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ इलाका है यूनाइटेड स्टेट्स में। इसको बनाया गया था यूएस कांग्रेस के द्वारा, कब, किसके थ्रू, अलास्का नेशनल इंटरेस्ट लैंड कंजर्वेशन एक्ट 1980 के थ्रू। और इसी अलास्का नेशनल इंटरेस्ट लैंड कंजर्वेशन एक्ट के अंदर एक सेक्शन 1002 है। ये सेक्शन 1002 ने क्या किया था, सेक्शन 1002 ने इस पूरे 19 मिलियन एकर्स में 1.5 मिलियन एकड़ के एरिया में ऑयल और गैस रिजर्व के एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट को रोक दिया। और ये जो 1.5 मिलियन एकड़ का इलाका है, ये यही है यहाँ वाला इलाका जो कि 1002 एरिया करके मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया है। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को फिर से क्लियर कर दिया। तो ये जो इलाका है आपका, इसको आप बोलते हो 1002 इलाका है, ये है आपका 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स का। तो ओवरऑल 19 मिलियन हेक्टेयर्स में ये जो इलाका है, ये कितने का है, ये 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स का है। किसके थ्रू बनाया गया था, सेक्शन 1002 ऑफ अलास्का नेशनल इंटरेस्ट लैंड कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। इसको 1002 एरिया बोला था। इस इलाके में ड्रिलिंग और डेवलपमेंट अलाउड नहीं है ऑयल के रिजर्व्स का। फिर यहाँ पे देखा जाए तो मॉली बीटी वाइल्डरनेस, ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट सेक्शन ऑफ आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में। मॉली बीटी वाइल्डरनेस क्या है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट डेजिग्नेटेड वाइल्डरनेस इन यूनाइटेड स्टेट्स, प्रोटेक्ट्स नियरली 8 मिलियन एकर्स ऑफ द आर्कटिक रिफ्यूज। कंफ्यूज मत होइएगा इस मॉली बीटी वाइल्डरनेस से। मॉली बीटी वाइल्डरनेस एक इलाका है, एक इलाका जो कि प्रोटेक्टेड है, किसके अंदर, इसी आर्कटिक रिफ्यूज के अंदर प्रोटेक्टेड है। ये जो मॉली बीटी वाइल्डरनेस है ना दोस्तों, ये 8 मिलियन हेक्टेयर्स का है। तो अब तक आप चीज़ों को काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। ये जो पूरा का पूरा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज एरिया है, जो पूरा फैला हुआ है, ये 19 मिलियन हेक्टेयर्स का है, 1 करोड़ 90 लाख का। इतना जो इलाका है जिसको आप 1002 एरिया बोल रहे हो, ये 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स का है। और ये जो मॉली बीटीनस वाइल्डरनेस इलाका है, ये 8 मिलियन हेक्टेयर्स का है। तो इन तीनों इलाके में अगर आपको पहुंचना है तो कोई रोड नहीं है, आपको या तो प्लेन से जाना पड़ेगा या बोट से जाना चाहिए, पैदल से जाना पड़ेगा। खासकर जो 1.5 मिलियन एकड़ वाला इलाका है ना, 1002 इलाका बोला जा रहा है, यहाँ पे आप बोट से पहुंच सकते हो, प्लेन से पहुंच सकते हो या पैदल चल के पहुंच सकते हो। एक बार आप यहाँ पे पहुंचोगे, गजब की वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि इस इलाके को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया गया है। तो गोल्डन ईगल्स उड़ती हुई, वोल्स घूमते हुए नजर आए जाएंगे, बोहेड की वेल्स नजर आएंगी, कैरेब्यू राइवल करके एक ग्रेट अफ्रीकन मैमल है जो कि यहाँ पे मिलता है। विंटर में यहाँ पे पोलर बियर्स भी मिलते हैं जो कि कब्स को नर्चर करते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वाइल्ड लाइफ यहाँ पे मिलती है, एक ऐसा प्रिस्टीन इन्वायरमेंट जो कि दुनिया में बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। इस प्रिस्टीन इन्वायरमेंट की एक फ़ोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब कंट्रोवर्सी क्या है, देखिए जो आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रेंज है, इसको बनाया गया था 1960 में, 1960 में बाय पब्लिक लैंड ऑर्डर, जिसका नाम है 2214। तो पब्लिक लैंड ऑर्डर 2214 के थ्रू आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई। वाइल्ड लाइफ रेंज बोल लीजिए, सेंचुरी की आदत पड़ी इंडिया में। इस समय पे इसमें कितना इलाका था, 8.9 मिलियन एकड़ था। लेकिन इस 8.9 मिलियन एकड़ को बढ़ा के कर दिया गया 19 मिलियन एकड़ 1980 में, किसके थ्रू, अलास्का नेशनल इंटरेस्ट लैंड कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू। और इसका नाम रख दिया गया आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, जिसमें से 8 मिलियन एकड़ को वाइल्डरनेस डिक्लेयर किया गया। और इस 8 मिलियन एकड़ को, जिसको वाइल्डरनेस डिक्लेयर किया गया है, इसको आप क्या बोलते हो, मॉली बेटी वाइल्डरनेस। ठीक है। फिर 1.5 मिलियन एकड़ को, जो कि कोस्टल प्लेन था, अलग रखा गया वाइल्ड लाइफ स्टडीज के लिए। और बोला गया कि भाई यहाँ पे ऑयल और गैस है, बट कहीं ना कहीं ऑयल और गैस का यहाँ पे एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, इस इलाके को केवल वाइल्ड लाइफ स्टडी के लिए रखा जाएगा। एक और मैप है दोस्तों इसका, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, तो ये जो इलाका आपको इतना नज़र आ रहा है, ये है आपका मॉली बेटी वाइल्डरनेस, 8 मिलियन का। पूरा इलाका अगर आप जोड़ दो ANWR वाला, तो ऑब्वियस बात है 19 मिलियन हेक्टेयर। और ये जो ऑरेंज इलाका है 1002 इलाका, ये 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स। ओके दोस्तों, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए वापस आ जाते हैं। अब 1987 में एक इम्पैक्ट असेसमेंट कराया गया और ये बोला गया कि अगर आप ऑयल और गैस का डेवलपमेंट यहाँ पे करोगे तो भैया वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस का बहुत मेजर बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट होगा, कमी होगी, नेचुरल प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी। ओवरऑल ये जो प्रिस्टीन नेचुरल साइंटिफिक लेबोरेटरी है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह करना सही नहीं है। इस असेसमेंट के बावजूद, 1987 के असेसमेंट के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऑयल खोद के यहाँ से निकालना चाहते थे। उस समय पे जो सेक्रेटरी ऑफ द इंटीरियर थे डोनाल्ड हॉडल, और बाद में रिपब्लिकन मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ने हर साल कोशिश की है कि एक ऐसे लेजिस्लेशन को पास कराया जाए जिससे इस आर्कटिक के इलाके में ऑयल ड्रिलिंग की परमिशन मिल जाए। 1995 में एक थ्रेट आया, रिपब्लिकन्स ने एक बैलेंस्ड बजट एक्ट को पास कराने की कोशिश की।
जिसमें ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन इस आर्कटिक और 1002 वाले इलाके में किया जा सकता है। 1995 में ये बिल हाउस से भी पास हो गया, सेनेट से भी पास हो गया, लेकिन फाइनली बिल क्लिंटन ने इस बिल को वीटो कर दिया। बिल क्लिंटन एक डेमोक्रेट थे, रिपब्लिकन। देखिए, आर्कटिक में ड्रिलिंग हो सके इसकी पूरी कोशिश की है रिपब्लिकन। डेमोक्रेट्स इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट रहे हैं। तो प्रेसिडेंट क्लिंटन एक डेमोक्रेट है और ऑब्वियस सी बात है अब जो पावर में आ रहे हैं जो बाइडेन, ये भी एक डेमोक्रेट है। एक बार जो बाइडेन पावर में आ गए तो मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप इस ऑयल ड्रिलिंग प्लान को पास करा भी देते हैं तो भी जो बाइडेन उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, कैंसिल कर देंगे। बिल क्लिंटन ने इस बिल को वीटो कर दिया 1995 में और बाद में ये कोशिश की कि आर्कटिक रिफ्यूज को एक नेशनल मॉन्यूमेंट बनाया जा सके एंटीक्विटीज एक्ट के अंदर। क्योंकि एंटीक्विटीज एक्ट के अंदर इसको नेशनल मॉन्यूमेंट बना दिया तो आगे आने वाले समय में कहीं कभी भी यहाँ पे ड्रिलिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। कौन? बिल क्लिंटन साहब। प्रेसिडेंट ओबामा साहब ने भी ये जो वाइल्डरनेस है आपकी आर्कटिक की, इसको बचाने की कोशिश की और ये बोला कि भाई यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग नहीं होगी। और बीच में ऑयल ड्रिलिंग की इतनी मांग भी नहीं रही थी दोस्तों, क्योंकि ऑयल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई तो ऑयल की सप्लाई ज़्यादा हो गई तो ज़रूरत उतनी थी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे चूंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आउटगोइंग है तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रंप साहब करना चाहते हैं कि आगे आने वाली लेजिस्लेशन के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें और इस तरीके के लेजिस्लेशन बिना सोचे समझे ले आने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये एक बहुत मेजर लेजिस्लेशन है। जब डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटने वाले हैं तो इस तरीके का लेजिस्लेशन जाने की जरूरत क्या है। अब बात करते हैं आर्कटिक रिफ्यूज को बचाने से हमारे इन्वायरमेंट पे, ओवरऑल यूएस की इकोनॉमी पे और हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, जब हमारे वाइल्ड प्लेसेस हेल्दी होते हैं तो वहाँ पर रहने वाली एनिमल की फैमिलीज हेल्दी होती हैं, वहाँ पर रहने वाली इंडिजीनियस ह्यूमन कम्युनिटीज़ और पॉपुलेशंस भी हेल्दी होती हैं और इकोनॉमी को सीधे सीधे भले ही ऑयल गैस वाला फ़ायदा ना हो, बट अगर लोग हेल्दी हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी भी अच्छी ही होगी। अब देखें, यहाँ पे बहुत सी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन रहती है। अगर ड्रिलिंग होती है तो पूरे चांसेस हैं कि ये वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एलिमिनेट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे ड्रिलिंग नहीं होती तो हैबिटेट प्रोटेक्शन होगा, ये वाइल्ड लाइफ माइग्रेट कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, थ्राइव कर सकती है। इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन होगा तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको क्लीन एयर और वाटर मिलेगा, ना केवल लोगों को, वाइल्ड लाइफ को भी। फिर ये भी बोला गया है कि भैया इस रिफ्यूज में ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आ रहा है। तो जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। आइस के मेल्ट होने की वजह से जो परमाफ्रॉस्ट मतलब कि जो हमेशा यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, इस तरीके का बर्फ़ का माहौल रहता है। ये बर्फ़ का माहौल कुछ समय बाद आने के बाद चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये प्रिस्टीन इन्वायरमेंट सफ़र कर रहे हैं, उस समय पे यहाँ पे से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करना क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। एक और इकोनॉमिक फैसेट है। देखिए, आर्कटिक रिफ्यूज बिजनेस के लिए भी अच्छा है। आउटडोर रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? यूएसए, यूरोप में और इंडिया में भी अगर आपके पास पैसा है और आप इस प्रिस्टीन इकोलॉजी को देखना चाहते हो तो आप यूएस की किसी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करिए जो यहाँ पे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती है, उनको पैसा दीजिए और वो आपको इस जगह पे लेके जाएंगे। उसके लिए आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे और ये पैसे सरकार के पास ही तो जाएंगे। तो भैया, आउटडोर रिक्रिएशन 887 मिलियन डॉलर्स कंज्यूमर स्पेंडिंग लाता है हर साल। तो अगर हर साल भाई अगर आप पैसा कमा सकते हैं ऐसे प्रिस्टीन इकोलॉजी से, तो ज़रूरी तो है ना कि आप केवल ऑयल गैस की ड्रिलिंग करके ही पैसा कमाओ। आप इस तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। और इस आउटडोर रिक्रिएशन को कराने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज खोलने पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफिसेज अलग अलग स्टेट्स में खुलेंगे, उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, अच्छी अच्छी बातें। ह्यूमन एलिमेंट भी यहाँ पे इंडिजीनियस ह्यूमंस रहते हैं जिनको बोला था गुच पीपल। ओके, ये गुच पीपल इस कोस्टल प्लेन को, यानी कि जो 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स का इलाका है 1002 वाला, इसको क्या बोलते हैं? गॉड्स अन गुआंडाई गुडलेट, मतलब द सैक्रेड प्लेस वेयर लाइफ बिगन्स। तो अब इतना अच्छा नाम है कि ऐसा शुद्ध प्लेस जहाँ से ज़िंदगी ख़त्म होती है, इसको तोड़ देना सही नहीं है। यहाँ पे पॉर्क्यूपिन कैरुबाई की पॉपुलेशन बहुत दिखती है। ये पॉर्क्यूपिन कैरुबाई दिख रहे हैं। ओके, हज़ारों साल से पॉर्क्यूपिन कैरुबाइन यहाँ पे रह रहे हैं। अगर यहाँ पे ड्रिलिंग होगी तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। इनका एनुअल माइग्रेशन और काविंग यहाँ पे होती है। इनकी एक बहुत अच्छी फोटो यहाँ थोड़ी देर पहले भी दिखाई गई थी, ये वाली। हज़ारों की तादाद में ये इस प्रिस्टीन इकोलॉजी में पाए जाते हैं, यही माइग्रेट करते हैं, यहीं पे अपने बच्चे वगैरह पैदा करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस स्पेशीज़ की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है इस आर्कटिक विल्डरनेस को बचाना। तो बहुत कम शब्दों में मैंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।